बच्चे अपना चैप्टर है साउंड। साउंड के बारे में सबको पता है क्या होता है, क्या होता है साउंड? एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन, कुछ ऐसा। देखो जब हम साउंड की बारे में बात कर रहे हैं तो दैट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन। अब अगर जो मेरे पास मान लो यहाँ पे एक स्केल है, ये मेरे पास स्केल पड़ा है और मैं इस स्केल को वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं साउंड तो नहीं, वाइब्रेशन तो मैं ही प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि साउंड एक एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे पे क्या असर डालती है? इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड क्या करती है? साउंड एक इस तरह की एनर्जी है जो हमारे अंदर हियरिंग की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, बिल्ड करती है। दैट इज साउंड। अब वो अलग कहानी है, वो वाइब्रेशन कर रही है, क्या कर रही है, वो चैप्टर जैसे जैसे प्रोसीड करेगा आगे बात करेंगे। अब मेन आता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जब हमने बात करी अभी क्या बोला कि साउंड इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है और वो साउंड ट्रैवल कैसे हो रहा है, तो वहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वाइब्रेशन। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अपने गले पे हाथ रखो और कुछ भी बोल के देखो। सिंपल मुंह बंद करके हम एक साउंड निकाल रहे हैं, करके करो, कुछ भी जो तुम्हें ठीक लगता है, हाथों में क्लियरली वाइब्रेशन फील होगी। कोई भी साउंड निकालें, कभी बोलते हुए देखना, अगर गले पे हाथ रख के देखोगे तो वाइब्रेशन फील होगी। ट्राई करना बिना वाइब्रेशन के साउंड निकालने की, कभी नहीं होगा, कभी भी साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साउंड हमेशा ट्रैवल ही तब करेगा जब वाइब्रेशन होगी। ये क्लियर है? तो साउंड प्रोड्यूस कब होता है? वाइब्रेशन की हेल्प से। अब वाइब्रेशन हमारे पास क्या होता है, पहले वाइब्रेशन को समझते हैं। देखो अगर मैंने यही स्केल वाला जो अपना एग्जांपल था, मैंने कहा कि मैं वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा हूं, तो इसमें वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है? ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इस पे कोई किसी तरह की फोर्स नहीं लगी। अगर मैं इसको यहां से किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिफॉर्म करता हूं, इसकी पोजीशन से हटा के यहां तक लेके आया और मैं इसे छोड़ूं, तो ये यहां को ओवरशूट करके थोड़ा ऊपर गया था। अगर हाथ बिल्कुल मेरा फिक्स होता, साथ में मूव ना करे, क्योंकि मूव कर रहा है तो वाइब्रेशंस रुक रही हैं, उसे कहते हैं डैम्प ऑसिलेशंस। अब वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है, वो चैप्टर प्रोसीड करेगा आगे, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर ये फिक्स होता तो ये वाइब्रेट कॉन्टिन्यूसली करता, एनर्जी लॉस जीरो होता तो ये हमेशा करता ही रहता है, ऐसा ही। तो ये जो पोजीशन है ये मेन पोजीशन है, और दो एक्सट्रीम पोजीशन है जिनके बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या कर रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है। इसका और सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक सिंपल स्प्रिंग है, ठीक है, ये देखो। अब ये ऑब्जेक्ट, ये मीन पोजीशन है, ये जो हाइट है, अब अगर मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से हटा के छोड़ता हूं, वो दिख रहा है, उस मीन और एक्सट्रीम के बीच में कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करता जा रहा है। तो ये वाइब्रेशन है जब किसी दो फिक्स्ड पोजीशन और एक बीच में मीन पोजीशन, दो एक्सट्रीम और मीन के बीच में, when there is a to and fro motion of the object, that motion is considered as vibrating motion. क्लियर है ये? अब वाइब्रेटिंग मोशन में जब हम बात कर रहे हैं तो एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक क्या है बच्चे? जो एक सर्टेन पीरियड के बाद खुद को रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम एक पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। पेंडुलम पता है क्या होता है? पेंडुलम सिंपल एक हैवी मास ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने बॉब रखा हुआ है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां ले आता हूं, तो ये इसकी पहली एक्सट्रीम, छोड़ेंगे वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, हर बार जाएगा। और अगर एनर्जी लॉस ना होती तो जितनी हाइट पे यहां है उतनी ही हाइट पे उधर जाना चाहिए था, लेकिन एनर्जी लॉस होगी, एयर फ्रिक्शन है बीच में, तो इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा जी। हाँ जी। अगर जब हम बोलते हैं तब भी वाइब्रेशन हो रही है, तो टू एंड फ्रो मोशन कहां से आया? देखो बच्चे, जब मैंने कहा गले पे हाथ रखो तो वाइब्रेशन फील हो रही है। अगर टू एंड फ्रो मोशन नहीं है तो तुम फील क्या कर रहे हो? ये जो गूंजने की आवाज है, जो ये वाइब्रेशन हम फील कर रहे हैं, वाइब्रेशन का मतलब हमेशा यही नहीं है ना कि पार्टिकल बहुत दूर दूर जाएगा, अंदर की तरफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए। माइक्रोस्कोपिक तो चलो बहुत छोटे में हो गया, उससे पहले ही हमारे जो ये अपना वोकल कोड है, वो वहां से वाइब्रेशंस तो निकल ही रही हैं। और वो वाइब्रेशंस का मतलब ये थोड़ी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम में थोड़ा थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन है, वो माइनर सा मूवमेंट होगा तो भी वाइब्रेशन है। वो तो समझ में आई है? तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्केल को बहुत दूर दूर मूव कर रहा हूं तो ये होगा। अगर ये स्केल हल्का हल्का भी वाइब्रेट करेगा
मतलब अपनी मीन से थोड़ा सा भी डेविएट करेगा किसी दो एक्सट्रीम्स के बीच में तो भी वाइब्रेशन होगी। क्लियर है? ये डन है। वाइब्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अभी जो मैं ये एग्जांपल बता रहा था ये पता चल गया कि यहां से ये टू एंड फ्रो मोशन, ये क्या है? ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम है जिसके अंदर क्या हो रहा है, दो एक्सट्रीम और एक मीन के अलोंग ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। अब मैं ये कहूं कि ये पीरियोडिक मोशन है, मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद ये मोशन खुद को रिपीट कर रहा है। कैसे? देखो, ये गया, ये वापस आया, मान लो ये 1 सेकंड में हो रहा है, तो अगले 1 सेकंड में फिर यहीं आएगा, अगले 1 सेकंड में फिर यहीं आएगा। हर 1 सेकंड के बाद ये अपना पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो ये क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक मोशन। दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं वाइब्रेशन के थ्रू साउंड ट्रैवल कैसे करता है। साउंड ट्रैवल कराने के लिए हमने एक गेम होता है, शायद डम्पस्ट्रास कहते हैं, जिसमें हम एक चीज पास ऑन करते हैं। अब जैसे तुम यहां बच्चे बैठे हो, लाइन में बैठे हो, अगर मैं यहां से किसी बच्चे को ये मार्कर पास दे देता हूं, मैंने इसे मार्कर दिया, मैंने कहा पीछे पास ऑन कर दो, मैं उठ के नहीं गया हूं, मैंने जो सबसे पास में बच्चा है उसके पास ये मार्कर ट्रांसफर किया, वो इस मार्कर को पीछे वाले बच्चे को पकड़ा देगी, पीछे वाला उससे पीछे वाले को, और इसी तरीके से मार्कर एंड तक पहुंच जाएगा। क्या कोई स्टूडेंट अपनी सीट से उठ के गया? लेकिन फिर भी मीडियम के थ्रू होते हुए डिस्टरबेंस स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक पहुंची कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? जो हमारा मीडियम है, मीडियम क्या है? मीडियम है एयर या सॉलिड या लिक्विड या गैस, जो भी होगा। अभी वाले केस में जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम मेरी बात क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि यहां पर एयर है। जो एयर है, जो गैसेस हैं एयर में, एटमॉस्फेयर है जो, उसके अंदर जब मेरे वोकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए मुंह से आते हुए, कभी बोल के देखो आगे हवा निकल रही होती है ना? जब भी हम बोलते हैं तो मुंह से हवा निकल रही होती है। क्यों निकल रही है? वो वाइब्रेशन साथ में आ रही है उसके, और वो जब आ रही है तो वो जो यहां मेरे फेस के आसपास जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अब यहां वाले पार्टिकल्स ने डिस्टर्बेंस पास ऑन करी आगे, और ये डिस्टर्बेंस पास ऑन करके वापस अपनी जगह पे आए। अब इसको कैसे मैं बोल रहा हूं? जैसे एग्जैक्टली अगर यहां से मैंने बोला, ठीक है, तो ये पार्टिकल हल्के से डिस्टर्ब होंगे, आगे टकराएंगे, वापस अपनी जगह पे आएंगे वाइब्रेट करके, आगे वाले डिस्टर्ब हो गए, वो फिर थोड़े से डिस्टर्ब आगे डिस्टर्बेंस पास ऑन करेंगे, और इसी तरीके से यहां से होते हुए ऐसे ऐसे करके डिस्टर्बेंस आगे जाती जाएगी कि नहीं? पार्टिकल उठ के आगे नहीं गए हैं, पार्टिकल्स यहां से डिस्टर्ब हुए और उन्होंने वो डिस्टर्बेंस आगे आगे कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स के थ्रू आगे पहुंचा दी है। इस तरीके से हमारा साउंड ट्रैवल करता है। ये बात समझ में आई है? इसका एक सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए, ये हमारे पास जैसे मल्टीपल पेंडुलम्स लटकाए हुए हैं। मान लो मैं यहां से एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करता हूं और छोड़ता हूं, ये आके इससे टकराएगा, ये मूव करेगा, इससे टकराएगा, ये आगे जाके इस पे टकराएगा, और ऐसे ऐसे करके वो लास्ट वाला आगे की तरफ जाएगा कि नहीं? कोई भी पेंडुलम अपनी इनिशियल जगह से नहीं हटा है, वो बस एक बार हटा और वापस अपनी जगह पे आएगा। तो यहां पर पार्टिकल्स एक बार डिस्टर्ब जरूर हुए, डिस्टर्बेंस आगे आगे चली गई है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है? सारे पार्टिकल्स वहीं हैं जहां होने चाहिए। तो मीडियम की मूवमेंट नहीं हुई है, मीडियम की डिस्टर्बेंस हुई है। ऐसा नहीं है कि यहां से मीडियम उठ के आगे तक गया है, सिर्फ डिस्टर्बेंस मीडियम के थ्रू पास ऑन होके गई है। ये क्लियर है? इसमें एक चीज समझो, अगर यहां मीडियम ना होता, अगर हम वैक्यूम में चले जाते हैं, स्पेस में चले गए जहां पे ना एयर है, ना एटमॉस्फेयर है, ना कोई और चीज है, तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास मीडियम ना हो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि मीडियम की हेल्प से ही साउंड ट्रैवल करेगा। ये बात ठीक है बच्चा? अब जब हम साउंड के बारे में बात करें कि वो ट्रैवल कर रहा है, इसमें देखना जरा अपने पास है क्या? When an object vibrate, it sets the particle of the medium around in vibration. The particles do not travel all the way to ear. The particles of the medium in contact with the vibrating object first displaced from its equilibrium position. अब equilibrium position क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट, ऐसी पोजीशन जहां पर सारी फोर्सेस बैलेंस थी, मीन पोजीशन। वो वहां पे बिल्कुल टिका हुआ था क्योंकि सारी नेट फोर्सेस जीरो थी। अब वो वहां से डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस आगे पास ऑन करेगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। यही होगा ना? गया, डिस्टर्बेंस पास ऑन करी, एक्सट्रीम पे आया, मीन पे आकर रुक गया। वो इंस्टेंट ना रुके, थोड़ा सा मूव करके रुके, बट वहीं रुक जाएगा वो। इट exerts a force on the adjacent particle. As a result of adjacent particles get displaced, after displacing the adjacent particle, first particles comes to original position. This process continues in medium in all direction till the sound reaches our ear.
ये बात समझ में आ गई है। अब आता है साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, सो दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? पहला भाई वो वेव्स जो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। और साउंड वेव्स, अब जब मीडियम के अंदर हम बात करें, देखो यहां पे हमने क्या किया बच्चा, हमारे पास ये ट्यूनिंग फॉग है, पता है ना किस टाइप का होता है? वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, इसको हमने डिस्टर्ब किया रखा, तो इसके थ्रू साउंड आगे आगे ट्रैवल कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? इसने अपने डिस्टर्बेंस जब करी, नेबरिंग पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। अब जो नेबरिंग पार्टिकल्स थे मीडियम के, वो क्लोज हुए, आगे उधर से जिस टाइम पे प्रेशर पड़ रहा है तो ये क्लोज हुए, लेकिन वो टिकेंगे नहीं है, वो फिर फैलेंगे। जब वो फैलेंगे तो उन्होंने डिस्टर्बेंस आगे पास ऑन करी, ये क्या था? कंप्रेशन। फिर क्या आया? रेयर फ्रिक्शन। डिस्टर्बेंस आगे गई, इस रेयर फ्रिक्शन के चक्कर में आगे कंप्रेशन आ गया, फिर ये कंप्रेशन नहीं टिकेगा, रेयर फ्रिक्शन आएगी। कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ रहे हैं, रेयर फ्रिक्शन वो दूर दूर फैल रहे हैं। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन चलता रहेगा, और इसी प्रोसेस के थ्रू डिस्टर्बेंस आगे तक चली जाएगी। ये बात समझ में आई है? इस तरीके से साउंड हमारा ट्रैवल कर जाएगा। इन्हीं कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शंस को हमने साइनोसुडल वेव से रिप्रेजेंट किया है। साइनोसुडल वेव क्या होती है बच्चा? ये जो वेव होती है, 10th क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा नाम की चीज होती है। हमने वर्क पार एनर्जी करते हुए भी कॉस थीटा के बारे में समझा था। उसी तरीके से साइन थीटा होता है, जिसका ग्राफ इस तरीके से चलता है, और इसको साइनोसुडल वेव कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्रेस्ट है, नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं। और यहां पर हम वेव के बारे में आगे भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर अभी बताऊं तो क्या रहेगा अपने पास? जो ये वाला पार्ट है बेटा, इतना, ये क्रेस्ट और ट्रफ को मिला जुला के पूरी एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये वापस से वो वेव रिपीट कर गई है ना? एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तो पूरी एक वेव आ गई, वापस इनिशियल पोजीशन पे आया, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ। ठीक है, यहां पे हमारे पास दिख रहे हैं बच्चे दो वेव्स हैं ये। अब दो वेव नहीं है, बेसिकली एक ही वेव है जो ट्रैवल करते करते आगे चली गई। तो हम क्या कहते हैं? ये जो है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये मिला के क्या बनाता है? वेव लेंथ। इट इज द लेंथ ट्रैवल्ड बाय द डिस्टर्बेंस, है ना? यहां से कंप्रेशन और जो रेयर फ्रिक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो पूरी एक वेव का रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो कंप्रेशन जब हमारे ये कंप्रेस हुआ और फिर रेयर फ्रिक्शन हुआ, तो पूरी एक वेव ने जितनी डिस्टर्बेंस पास ऑन करी, वो हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई है। या हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। या तो पूरी एक वेव की लेंथ, या दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है बच्चा? किसी को दिक्कत है इसमें? और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से। डन है। फिर हमारे पास आता है कंप्रेशन, ये पता चल गया। अब देखो एक और चीज आती है बच्चा, जिस टाइम पे साउंड ट्रैवल कर रहा है तो हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? कंप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर। कंप्रेशन समझ में आ रहा है। और रेयर फ्रैक्शन व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर फार अपार्ट, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर है, और उसके बाद वो वापस क्लोज आ जाएंगे अपना नॉर्मल पोजीशन पे। अब अपने पास दो तरह की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होते हैं। हम जब लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करेगा। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। इनको मीडियम की जरूरत है, ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकते। और एक और चीज, चाहे वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है चाहे वो ट्रांसवर्सल वेव है, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनको जब हम लिखते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो साइनोसुडल वेव से ही बनाते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की वेव है तो ये ट्रांसवर्स है। जरूरी नहीं है, हमने अभी साउंड वेव को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो ये क्लियर रखना, एक वेव की रिप्रेजेंटेशन है ये साइनोसुडल वेव। ये कोई लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के लिए फिक्स नहीं है। लेकिन अगर अब हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को समझे तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जिसमें अगर साउंड आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। जिस तरफ को साउंड ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझ में आ रही है? जैसे कि अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा है। अर्थवॉर्म क्या करता है? बॉडी को श्रिंक करता है, फिर आगे जाता है। कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रिक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रिक्शन होगा।
इसको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लिखना, मतलब कहीं ऐसे मत सोच रहे, एग्जाम्पल की तरह रखना दिमाग में, ये मत करना पेपर में लिख लेना, क्योंकि गड़बड़ क्या है अब इसमें, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन तो है पर अर्थ फॉर्म तो पूरा ही आगे जा रहा है, जबकि मीडियम पूरा आगे ट्रैवल नहीं करता। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं क्या होता है, अर्थ फॉर्म कैसे जा रहा है, कंप्रेशन करेगा फिर रेयर फ्रैक्शन करेगा, और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ साथ में साउंड पूरा आगे ट्रैवल कर जाता है, उसकी डिस्टर्बेंस उसके थ्रू जाती है। पार्टिकल्स कहां डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में साउंड को जाना था उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। पार्टिकल्स आर बीइंग डिस्टर्ब्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। लेकिन ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव है लाइट जिस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो ट्रांसवर्स वेव्स है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होंगे, पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे सांप चलता है, सांप को चलते हुए देखा है, इस तरीके से मूव करता है, वो कैसे कर रहा है, वो मूव अप और अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन ट्रैवल कहां कर रहा है, सीधा। पार्टिकल्स आर बीइंग डिस्टर्ब्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये समझ पा रहे हो, क्लियर है। ये एग्जांपल याद रहेगा कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये समझ में आ गया बच्चे। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है, मैकेनिकल, जो कि हमारे पास कौन सी है, साउंड। और इसका एक और एग्जांपल तुम कहां देख सकते हो, ऐसा और कहां जाता है, रिपल्स के अंदर। पानी के अंदर अगर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो पानी इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करते हुए जा रहा होता है, मैकेनिकल है वहां भी, है ना, है तो वो मैकेनिकल, क्योंकि मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के रिपल फॉर्मेशन नहीं होगी। ये क्लियर है। तो साउंड को मीडियम चाहिए, ट्रांसवर्स वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। क्लियर है ये, ठीक है बच्चा। अब जो हम वेव की बात कर रहे थे, ये वेव के बारे में हमने जब बात करी थी, ऊपर वाले को हम कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को हम कहते हैं ट्रफ। हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जितना क्रेस्ट हो, क्रेस्ट क्या है, मीन पोजीशन से जितना ऊपर की साइड डिस्टर्ब हुआ है। एग्जैक्टली वो कैसे बताता है, जैसे कि ये अगर हमारे पास पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां से वो कितना डिस्टर्ब हुआ है तो वो क्रेस्ट बन गया, और यहां से जितना क्रेस्ट है उतना ही उस साइड में डिस्टर्ब हुआ, वो ट्रफ बन गया। ये बात समझ में आई है, क्रेस्ट ट्रफ इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली मूव होता रहेगा और ये हमारे पास पूरी वेव बनती रहेगी। ये समझ में आया। तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज एम्पलीट्यूड। क्लियर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज वेवलेंथ। समझ में आई। अब एक वेव कितनी देर में एक पॉइंट को क्रॉस करती है। अगर मैं वेव की बात कर रहा हूं तो समझो वेव कहां से बन रही है, मान लो इसी की बात करते हैं। वेव बन कब रही है, जब एक क्रेस्ट मीन पोजीशन, फिर एक ट्रफ और फिर मीन पोजीशन, पूरा एक क्रेस्ट फिर ट्रफ, पूरा अपना मीन पे आया तो पूरी एक वेव बनी। ये पूरी एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उतने टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड, सिंपल। तो टाइम पीरियड क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। ये बात समझ में आई है कि ये पूरा एक क्रेस्ट और ये ट्रफ एक पॉइंट को पास होने में जितना टाइम लेंगे उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। और जितनी वेव्स एक सेकंड में एक पॉइंट को क्रॉस करेगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड वेवलेंथ, समझ में आ गया ना। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होता है, रिप्रेजेंट देखो न्यू से करा है, काफी बुक्स में एन से लिखा है, एफ से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ से लिख सकते हो, एन से लिख सकते हो, न्यू से लिख सकते हो, बस लिख देना वहां पे कि अगर तुम अपने आप पेपर में कर रहे हो एफ लिखते हो तो वहां लिख देना एफ इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या बताती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। भाई एक सेकंड में कितनी वेव्स हैं जो उस जगह से निकल गई हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक वेव को कितना टाइम लगता है एक पॉइंट को पार करने में, दैट इज टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितनी वेव्स निकलती हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। समझ में आई ये बात। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, जितनी देर में एक वेव निकली दैट इज टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल सकती हैं वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी के स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बच्चे, हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज। और या फिर हम क्या लिखेंगे उसे, पर सेकेंड। क्लियर है बच्चा, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। टाइम पीरियड की क्या रहती है, सेकेंड्स।
टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड्स। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? अब रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखो रिलेशन क्या है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जैसे मैं अभी बता रहा था, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, या सीधा सीधा क्या है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये रिलेशंस लिखते चलो बच्चे साथ में। फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? अब एक बात बताओ, अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा सीधा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात कर रहा हूं एक वेव की, तो एक वेव सिंगल ऑसिलेशन में पूरी एक वेवलेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितना टाइम लेती है? टाइम पीरियड के बराबर। यही हुआ, एक वेव पूरी एक वेव वाला डिस्टेंस कवर करने में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन के बराबर का टाइम लेगी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? वेवलेंथ के बराबर। टाइम कितना लगा? जो उसका टाइम पीरियड था। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम स्पीड के बराबर हुआ कि नहीं? v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं? न्यू लिख सकता हूं। 1/t को मैं न्यू लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। डन। लिखते चलो बच्चे साथ में ये फॉर्मूलाज। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सिंपल है। इसी के बेसिस पे ये कुछ बेसिक्स है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, अटेम्प्ट करेंगे। डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में, डाउट्स के साथ पूरे न्यूमेरिकल्स ही अटेम्प्ट कर लेंगे। एक बार पूरा चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं अभी। अब उसके बाद आता है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमारे पास क्या रहेगा? सबसे पहले पिच और श्रिलनेस। पिच और श्रिलनेस में क्या रहेगा? हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स टू द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द साउंड इज कॉल्ड पिच। पिच क्या है? हमारा ब्रेन किस तरीके से सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करता है, हमें वो साउंड लगता कैसा है। कैसा लगेगा भाई? फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। मोर वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। ये बात समझ में आ रही है? हायर क्या बात करी हमने? मोर वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी। ये समझ रहे हो? देखो अगर यहां पर ये सोर्स है, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में कम वाइब्रेशन है तो लो फ्रीक्वेंसी, और अगर ये तेज तेज मूव करे तो हाई फ्रीक्वेंसी आ गई। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच ऑफ द साउंड। क्लियर है? हाई पिच ऑफ द साउंड मतलब वाइब्रेशंस ज्यादा हो रहे थे, लो पिच का मतलब वाइब्रेशंस कम हो रहे थे। हमने कहते कई बार सुना हो कि भाई शोर बहुत चुभने वाला है कानों में। हम कहते हैं ना कि कानों में चुभ रहा है शोर, तो वो चुभने वाला तीखी आवाज जो हम कहते हैं, तीखी आवाज कब आती है? जब पिच हाई होती है। ऊंची आवाज नहीं है वो। ध्यान से समझना इस दो चीजों को, डिफरेंस मतलब ध्यान अपने दिमाग में रखना कि ऊंची आवाज अलग है, तीखी आवाज अलग है। अब देखो हिंदी में ये कहने में, हम तीखा ऑब्वियसली कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर हम जनरल बात करें, हम मेल फीमेल की वॉइसेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? मेल्स की वॉइस लो पिच होती है, फीमेल्स की थोड़ी सी हाई पिच रहेगी। हाई पिच साउंड जो रहेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है, लो पिच साउंड लो फ्रीक्वेंसी से है। लेकिन अगर मैं हाई लाउडनेस की फॉर्म में बात करूं, मैं क्या बात कर रहा हूं? लाउडनेस ज्यादा, मैं ऊंचा बोलूंगा, तो ऊंचा बोलने के लिए मेरे थ्रॉट से वाइब्रेशंस नहीं बढ़ानी है, एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच बढ़ेगी। समझ में आ रहा है बच्चे? क्लियर है? तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी हाई पिच। क्लियर है? हाई पिच का हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए छोटे से डिस्टेंस के बीच में, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये लो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, लो पिच है। ड्यू टू पिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन्स वॉइस एंड वुमेन्स वॉइस। क्लियर है बच्चा ये? ठीक है। फिर आता है लाउडनेस। Loudness or softness is determined by its amplitude. It is measure of sound energy reaching the ear per second. Greater the sound energy, louder the sound will appear to be. तो ये soft sound है smaller amplitude के साथ, louder sound है larger amplitude के साथ। किसी को दिक्कत है इसमें? ग्राफ क्लियरली दिख रहा है? ठीक बात है। Loudness of a sound is measured in decibel. यूनिट्स याद रखनी है। Loudness, तुमने अभी रिसेंटली आईपीएल देखा था, पिछली बार वाला आया था, अभी थोड़े दिनों में फिर शुरू हो जाएगा। उसके अंदर ना एक पिछली बार नया ड्रामा शुरू किया था, जब कोई प्लेयर एंटर करता, आउट होता है, कुछ भी होता है, तो वहां दिखाते हैं कि कितना डेसिबल शोर हुआ।
लोगों ने कितना शोर मचाया, वहां पे जो अपना स्टेडियम है उसमें कितना शोर हो रहा है। तो वहां ध्यान से देखना, वो डेसिबल्स में यूनिट आती है उसकी। तो डेसिबल में किस चीज के लिए होता है, ये लाउडनेस के लिए। क्लियर है? तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। डन है? फिर हमारे पास आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या रहती है बच्चा? अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी साउंड एनर्जी क्रॉस कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। बहुत इंटेंस साउंड होने का मतलब बहुत ज्यादा साउंड एनर्जी एक सेकंड में छोटे से एरिया में से क्रॉस कर जानी। ठीक है? तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? सीधा सीधा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। डन है? ठीक है बच्चा। ऐसा यूनिट क्या आएगी? वॉट पर स्क्वायर मीटर। वॉट पर स्क्वायर मीटर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। क्यों? लाउडनेस और इंटेंसिटी, देखो बेटा, लाउडनेस बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी स्पेसिफिक है। कैसे स्पेसिफिक? अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। तो सर्टेन फिक्स टाइम के अंदर फिक्स एरिया में से जितनी एनर्जी गई, दैट इज इंटेंसिटी। लाउडनेस एक पूरी ओवरऑल हमने बात कर ली कि पूरी वेव की ओवरऑल एम्पलीट्यूड कितना कम ज्यादा है। क्लियर है? फिर आता है क्वालिटी। देखो, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड क्या रहता है? द क्वालिटी ऑफ साउंड इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। अब दो तरह के साउंड है, दो तरह के साउंड है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम, पिच भी सेम, फिर भी उनके बीच में कुछ डिफरेंस दिखेगा। तो वो डिफरेंस किस वजह से आएगा? क्वालिटी। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन and the sound produced due to mixture of several frequencies is called a note. ठीक है? फिर आता है बच्चे, देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड। डन। When the speed of any object exceeds the speed of sound, it is said to have supersonic speed. अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, उससे अगर कोई तेज निकल जाए तो वो हम क्या कहेंगे? वो सुपरसोनिक स्पीड पे है। कौन होते हैं सुपरसोनिक पे? जेट प्लेन्स। कभी नोटिस किया हो कि एरोप्लेन, जो जेट प्लेन्स है वो निकल चुके होते हैं, आवाज बाद में आती है। हाँ, चलो ठीक है, अभी उसके बारे में आगे पता चलेगा। ये बात ठीक है बच्चा। अब हमारे पास है, व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स in air which carries large amount of energy, and the tremendous air pressure vibration caused by the shock waves produces a loud burst sound known as sonic boom. ये sonic boom समझ में आया क्या हुआ? तो यहाँ पे sonic boom के बारे में क्या बात कर रहे हैं? जिस टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट, फाइटर जेट का एग्जांपल लेते हैं, अगर वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज निकल जाता है, जब वो बहुत तेज निकल जाता है तो वहां पर शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहुत ज्यादा तेज, लाउड, बॉम्ब फूटने की आवाज आती है ना, वैसा शोर होता है। कई बार शीशे तक टूट जाते हैं उसकी वजह से। तो वो जो साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? सोनिक बूम। क्लियर? फिर हमारे पास आता है, अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत सीधा सा है। जैसे कैरम बोर्ड खेलना आता है सबको, है ना? कैरम बोर्ड में हम क्या करते हैं? बैक शॉट कैसे मारते हैं? अगर मुझे कैरम बोर्ड के अंदर, अगर सीधा सा एक एग्जांपल बताऊं, यहां पे मुझे अगर इस वाले होल में यहां से अपने स्ट्राइकर को डालना होता है, या यहां गीटी होती है जिसको हमें डालना है, तो हम क्या करते हैं? यहां से एक एंगल लेते हैं इस तरीके से, तो जिस एंगल पे यहां टकराएगा उसी एंगल पे यहां आएगा कि नहीं? ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे लाइट जाएगी उसी एंगल पे वापस आएगी, अगर वो प्लेन सरफेस हो। सेम साउंड के लिए, जिस एंगल पे साउंड जाके टकराएगा उसी एंगल पे बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। डन है बच्चा? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस तरीके से काम करता है? देखो, अगर मुझे मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर तुमसे बात करनी है, अब मैं सिंपल दिखाता हूं, एक एग्जांपल देखना, ऑब्जर्व करना इस चीज को। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, लेकिन बोलते बोलते अगर मैंने ऐसे हाथ कर लिया तो साउंड का डिफरेंस दिख रहा है। और अगर मैंने ऐसे किया तो शायद उधर वाले बच्चों को ज्यादा सुन रहा होगा, ऐसे करूंगा तो इधर वालों को सुनेगा। अगर किसी को लग रहा है इससे फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं, तो अपने आप बोलते हुए ये सब करके देखना, पता चल जाएगा।
जब हम इस तरीके से बोल रहे हैं तो मेरे इस साइड साउंड ज्यादा आ रहा है, इधर कर रहा हूं तो इस साइड साउंड ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो साउंड तुम्हारी तरफ गूंजता हुआ ज्यादा आ रहा होगा। और अभी तो बहुत छोटा सरफेस एरिया यूज किया है, अगर यहाँ एक बड़ी सी हम जो अपना कोनिकल शेप की ट्यूब यूज करते, जो मेगाफोन होती है, अगर मैं वो यूज करता तो और ज्यादा गूंजता हुआ शोर होता है। ऐसे ही होता है ना बचपन में, अगर किसी ने अच्छा बचपन जिया हो, तुम बाकी जेंजी लोग हो मोबाइल वगैरह वाले, वरना हरकतें करते होते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे कर करके हम बोल रहे होते हैं। तो ये जब हम बोल रहे होते हैं आवाज गूंज क्यों रही है, ये सारे एग्जांपल्स अपने पास किसके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट करेगा जब वॉल्स के साथ टकराएगा, लेकिन वॉल्स के साथ टकराने से ये वाला समझ में आ रहा है, साउंड आ रहा है यहां टकरा के उस साइड जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन जब हमने उसको ये पेपर रोल करके जैसे जब मैंने बोलना शुरू किया तो साउंड थोड़ा ऊंचा या गूंजता हुआ क्यों आया, क्योंकि जब साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड साउंड और प्रोड्यूस्ड साउंड आपस में मिक्स हो जाता है, उसको कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और प्रोड्यूस साउंड है वो दोनों मिलके एक नए तरह का एम्पलीट्यूड जनरेट करते हैं जो प्रोड्यूस्ड साउंड से थोड़ा हायर हो जाएगा। समझ रहे हो, एक तरह से दो तीन तरह की एनर्जीज मिल गई हैं, वो रिफ्लेक्टेड साउंड की एनर्जी, प्रोड्यूस साउंड की एनर्जी सेम अगर सिंक्रोनाइज हो गई है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेंगी। ये बात समझ में आ रहा है मैं कैसे बात कर रहा हूं, कि मान लो वही झूले वाला एग्जांपल लो, सीधा सा झूले वाला एग्जांपल क्या होता है, अगर तुम झूले पे झूल रहे हो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, पीछे से कोई साथ में धक्का मार रहा है, धक्का कैसे मार रहा है, जैसे ये देखो, अब ये है, ये नॉर्मल मूव कर रहा है, अब अगर मैं साथ के साथ इस पे धक्का मार रहा हूं तो ये तेज हो रहा है कि नहीं, क्यों तेज हो रहा है, क्योंकि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी है सेम है। अगर मैं ये कहूं नहीं धक्का ही मारने से तेज होगा, अब तो नहीं हुआ, क्यों, जब ये इधर आ रहा था तो मैं ऑपोजिट साइड में गया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। अब इंटरफेरेंस टर्म पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ क्या समझना है, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स थी और प्रोड्यूस साउंड वेव थी, वो मर्ज होके मिक्स होके एक नई तरह के साउंड वेव हायर एनर्जी वाली प्रोड्यूस कर लेती है, और उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशंस या एको। अब एको और रिवर्बरेशन में क्या फर्क है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पर ही जो एको वर्ड होता है, देखो एको का मतलब क्या होता है, इको एको जो तो तुम्हें प्रोनाउंस करना कर लेना, भाई पहाड़ों पे जाते हैं और हम वहां जाके जोर से चीखते हैं। पहाड़ों पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम पहाड़ वाले एरिया पे जहां पर मान लेते हैं आसपास शोर कम है, सुकून वाली जगह पे जाके हम हरकतें कर रहे हैं और हम वहां जाके जोर से चीख मारते हैं, तो हमें थोड़ी देर बाद हमारा साउंड वापस आके रिफ्लेक्ट करके सुनता है। ऐसा ही होता है, हम जाते हैं वहां पे और जाके बोलते हैं ओए, फिर थोड़ा रुक के आता है ओए। अब ओए क्यों, किसी और का नाम जो अपने अपने निब्बा निब्बी वाली हरकतों में करता होगा तो कर लेता होगा, अगर घर वालों के साथ नहीं गया, लेकिन वो साउंड रुक के आ रहा है। वो क्यों आ रहा है रुक के, क्योंकि वहां पर पहाड़ों पे जो पहाड़ का डिस्टेंस है, जो ऑब्स्टेकल है, वो 17.8 मीटर से ज्यादा दूर है। अब ये 17.8 या अप्रोक्स 18 मीटर का लॉजिक क्या है, 18 मीटर का मतलब है साउंड जाएगा, टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। समझना, यहां पर देखो रिफ्लेक्शन तो होना ही होना है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये गया टकराया, अब हमने एक बार साउंड प्रोड्यूस किया, टकरा कर वापस आते हुए जब ये वापस आएगा साउंड, तो अगर बीच में एक छोटा सा पॉज आया, क्यों पॉज आया, यहां से साउंड गया टकराया, अब टकरा के वो वापस आ रहा है, तो वापस आने वाले साउंड और जाने वाले साउंड के बीच में छोटा सा टाइम डिफरेंस आ जाए तो हम क्या कहते हैं, एको। अब वो टाइम डिफरेंस कब होएगा, जैसे मैंने यहां से बॉल मारी, अगर मैं बहुत क्लोज दीवार के साथ खड़े होकर बॉल थ्रो करता हूं, ठक करके एकदम से वापस आ जाएगी, वो तो इंस्टेंट आ गई। तो जाने वाली बॉल अगर बहुत ही तेज है और आने वाली बॉल में मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो मैंने बॉल फेंकी, आराम से रुक के आ रही है, हम कहते हैं ओए, फिर रुक के आवाज आती है ओए, है ना। ऐसे वो क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो ये एको है। लेकिन अगर यही चीज मैं 18 मीटर से कम डिस्टेंस पे कर दूं, जैसा हम एक हॉल के अंदर होते हैं, एक रूम है, एक हॉल है जहां पर पर्दे ना लगे हुए, फर्नीचर ना रखा हो, मतलब वहां पे कुछ ऐसा नहीं है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, तो सारा साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अंदर आवाज गूंजती है। वो आवाज क्यों गूंज रही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और प्रोड्यूस साउंड है वो आपस में मिक्स हो रहा है। इस केस में मिक्स नहीं हो रहा था क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा दूर था।
अगर वो मिक्स होगा तो वो क्या कहलाता है? रिवर्बरेशन। तो एको और रिवर्बरेशंस दोनों किसके एग्जांपल है बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। क्लियर है ये बात? तो एको हमारे पास क्या है? रिपीटिशन of sound caused by reflection of sound waves is called echo. The reflected sound is heard after a pause. The minimum distance between the source of sound and the obstacle is 17.2. मैं 17.8 बोल रहा था, तो 17.2 है, अप्रॉक्स हम 18 लेके चल सकते हैं। डन है, ये बात समझ में आ रही है? तो reverberations क्या है? The persistence of sound in a big hall due to repeated reflection from the sound wall, ceiling and floor is known as reverberation. This occurs when the original sound wave and reflected sound overlaps. For reverberation to occur, reflection occurs at less than 17 meter distance. तो source of sound और reflecting surface जो obstacles है उनके बीच में 17 मीटर से कम डिस्टेंस रहना चाहिए। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? 17-18 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस रहेगा तो एको हो जाएगी, 17 मीटर से कम डिस्टेंस रहेगा तो रिवर्बरेशन हो जाएंगी। डन है? फिर आता है देखो यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। भाई यूजेस में सबसे पहला मेगाफोन और हॉर्न, पता है अपने को, सिंपल सा था। लार्ज कोन शेप डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड सेंड वॉइस टू ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा ही है, अगर हम मेगाफोन बना रहे हैं तो क्या हो रही है? एक सर्टेन डायरेक्शन में आवाज जा रही है, उधर करूंगा तो उधर जाएगी, उधर करूंगा उधर जाएगी। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में जब हम साउंड वेव भेजना चाहते हैं और एम्पलीफाई करके भेजना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? मेगाफोन। डन है? फिर आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप पता है सबको? डॉक्टर्स लगा के घूम रहे होते कानों में, घूम नहीं रहे होते, अपनी क्लिनिक में होते हैं, बट उनके पास होता है, सबको पता है। कुछ को ज्यादा पता है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप होता है क्या? देखो सिंपल चीज है बच्चों, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कुछ अलग डिवाइस नहीं है, सिंपल पाइप है, आगे उसके पास यहाँ ड्रम लगा होता है। ड्रम का फायदा क्या होता है? वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा इजीली डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो कर क्या रहे होते हैं? हार्ट बीट बेसिकली टेस्ट कर रहे होते हैं ना उससे। तो हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज होके वो वाइब्रेट करता है, और साउंड जब वो वाइब्रेशन के साथ जो प्रोड्यूस साउंड है अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ जाएगा इस पाइप के थ्रू हमारे कानों तक, तो वो एम्पलीफाइड जाता है और वो क्लियरली हार्ट बीट को सुन पाते हैं। क्लियर है ये? फिर आता है हमारे पास साउंड बार। साउंड बोर्ड क्या रहता है? इट इज अ कनकेव बोर्ड, कर्व्ड बोर्ड प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज। ये क्या रहता है? कई बार जैसे कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, तो उनके पीछे की जो वॉल होती है ना, कर्व शेप बना दी जाती है, या उनके पीछे वाला पूरा एक ब्लॉक होता है, उसके पीछे रख दिया जाता है कर्व शेप, ताकि जो साउंड प्रोड्यूस हो, वो गाना गाएं या वो म्यूजिक प्ले करे, वो मैक्सिमम ऑडियंस की तरफ जा पाए। वो रिफ्लेक्ट करेगा, साउंड क्या करेगा? जाएगा यहां से कर्व शेप से, रिफ्लेक्ट करेगा और पैरेलली सीधा चला जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में तुम रिफ्लेक्शन के अंदर और ज्यादा पढ़ोगे कि कनकेव के अंदर, कनकेव मिरर है ये, बेसिकली मिरर तो नहीं है इसमें, तो ऑब्जेक्ट है, तो कनकेव शेप में एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं फोकस। तो फोकस से जितनी भी लाइंस जाती हैं वो पैरेलल जाती हैं, तो वो सीधा सीधा सारा साउंड एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उससे। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम किसी कर्व्ड सीलिंग ऑफ अ बिग हॉल, जो हमारे पास बेसिकली वही फिर है कि जहां पे म्यूजिशियंस हैं या जो सेमिनार्स होते हैं जहां बात कर रहे हैं, उसमें जो सीलिंग होती है वो कर्व्ड क्यों होती है? ताकि जो लास्ट में भी बंदा बैठा हो, जो लिसनर्स हैं जो वहां पे सुनने आ रखे हैं, उनको वो साउंड मैक्सिमम पहुंच सके वहां से रिफ्लेक्ट करके। समझ में आ रही है सारी बात? क्लियर है बच्चा? तो ये सारे जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। द सीलिंग ऑफ अ concert hall, conference hall or cinema halls are curved so that sound after reflection reaches the corner of the hall. Clear है बच्चा ये? फिर आता है देखो रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग क्या है? द एवरेज फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। वो फ्रीक्वेंसी जिस रेंज के बीच में हम सुन सके, हमको चीजें समझ में आ सके, सुनाई दे सके, वो कौन कौन सी है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ना हम 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ना हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। क्लियर बात है ये? इंफ्रासोनिक साउंड क्या होगा? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक। क्लियर है ये बात समझ में आ गई है बच्चा? अब हमारे पास जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड क्या रहेगा? साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। क्लियर है? अब एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होता है बच्चे? अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन without bending around the corners. They can penetrate into matter to large extent. In
क्लीनिंग माइन्यूट पार्ट्स ऑफ द मशीन, उसमें अल्ट्रासाउंड यूज होता है। इन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड कार्डियोग्राफी। ये पता है अल्ट्रासाउंड, इसका तो सबसे ज्यादा कॉमनली पता होता है कि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेट वगैरह में दर्द होता है तो डॉक्टर्स लिखते हैं अल्ट्रासाउंड करा के आओ। वो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या है, साउंड वेव्स जारी होती है अंदर, डिटेक्टर्स लगा होता है, रिफ्लेक्शन आती है, वो एक इमेज बनाता है उसके थ्रू। इन इंडस्ट्रीज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, दैट इज क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। एक बड़ा सा मेटल ब्लॉक है, अंदर अंदर अगर कोई क्रैक होगा तो साउंड वेव्स भेजेंगे, हर जगह से वो पास ऑन कर जाएगा अगर वो सॉलिड है, लेकिन अगर कहीं क्रैक होगा तो वहां से बाउंस बैक करके चला जाएगा। उससे हमें पता चल जाता है कि भाई वहां पर कुछ फ्लॉ है, कोई डिफेक्ट है। क्लियर है? फिर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक विच शोज दैट दिस मेटल ब्लॉक हैज अ फ्लॉ और डिफेक्ट, क्रैक इनसाइड इट। डन है? फिर है यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड बाय बैट्स। बैट्स का पता है, सबको पता है बैट्स, चमगादड़, वो कैसे चल रहे होते हैं, वो उड़ कैसे रहे होते हैं, पंखों से उड़ रहे होते हैं, है ना, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें दिख कैसे रहा होता है, अंधेरे में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं और अंधेरे में ही क्यों ज्यादा उन्हें, मतलब वो ऐसा नहीं है देखो कि दिन में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनकी जो बेसिकली तुम कह सकते हो कि विजन है उसके कंपैरेटिवली उनके ईयर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो उनको यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड छोड़ते हैं, साउंड जाता है, टकराता है, टकरा के जब वापस आ रहा होता है तो वो उस रिफ्लेक्टेड साउंड से एक इमेज जनरेट करते हैं कि सामने क्या क्या आ रहा है, उन ऑब्स्टेकल्स को उस बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बैट्स एमिट हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक साउंड while flying and listen to the echoes produced by reflection of their sound from the obstacles or prey in the path. क्लियर है ये बात? अब इसी को एक और जगह पे हम यूज करते हैं, इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को सोनार के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि सोनार क्या है। तो सोनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म है। देखो साउंड में क्या, सोनार में करते क्या, इट इज एन apparatus used to find the depth of the sea or to locate the underwater things like shipwrecks, enemy submarines, etc. करते क्या है भाई, अपने पास एक शिप है, ठीक है, इसके अंदर यहां पे क्या लगा रखा है, ये हमने एक लगा दिया एमिटर। क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, अल्ट्रासाउंड को एमिट करेगा, साउंड गया नीचे, रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी चीज नीचे होगी, अगर कोई मान लो रैक है, कोई पत्थर है बड़ा, या फिर कोई और मेटल पीस पड़ा है, या फिर सीधा जो ग्राउंड लेवल है उस पे जाएगा, टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। जब ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर आएगा तो यहां क्या लगा हुआ है, रिसीवर। एमिटर ने साउंड एमिट किया, रिसीवर ने साउंड रिसीव किया, आने जाने का टाइम हमने नोट डाउन कर लिया, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता है, स्पीड पता है, टाइम पता चल गया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वहां से हमें आने और जाने का टोटल डिस्टेंस मिल गया, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो डेप्थ मिल गई कि नहीं, कि नीचे कितनी डेप्थ में कोई चीज है। ये बात समझ में आई है मनीष? पक्का? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है बच्चा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये हमारे पास इस तरीके से सोनार को हम यूज करते हैं। सोनार में दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एको रेंजिंग। डन है? इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर एज अ थ्योरेटिकल थ्योरी वाइज पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सारे हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, एनसीईआरटी फाइल और जो जितने जितने पीडीएफ के बीच में क्वेश्चंस आ रहे थे। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स के साथ मिलेंगे, लेकिन चैप्टर ओवरऑल चैप्टर टॉपिक वाइज खत्म हो जाता है।